हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। तो सॉरी मैं लेट हो गई बिकॉज इस वीडियो के लिए, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट लेट्स कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मेरी कोशिश रहेगी आपको 2 वीडियो और आज मिल जाए, जिससे आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका 1 यूनिट रह जाएगा। देखिए, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो टू द पॉइंट होती हैं। मेरा कोई मतलब नहीं है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो दूँ। ठीक है, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करती हूँ, साथ में कंसेप्ट भी क्लियरेंस की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक और आप जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हैं, उसे इतना मोटिवेशन मिलता है कि अगर कभी सोचे भी कि चलो इतनी की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, बच्चों को क्लियर करने के लिए ये स्लाइड ऐड करनी ज़रूरी ही है, चाहे वो टाइम ज़्यादा लग जाए, बट आपको बेस्ट चीज़ दी जाती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं रोल ऑफ फैमिली इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, ये जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, आपको इन तीनों कंसेप्ट को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बीएड के बाद में अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो तो उसमें इन क्वेश्चंस के, इनके टॉपिक्स के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन बन जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ओके, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। Cognitive development is related to your cognition level, your intellectual level, your mental ability। मतलब संज्ञानात्मक विकास, आपके जहाँ पर आपको दिमाग लगाकर सोचना पड़े, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि by cognitive development we mean the development of cognitive, intellectual और mental abilities. It includes development of intelligence, because अगर आप intelligent हो तो ये आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, आप सोचने की क्षमता रखते हो। लैंग्वेज मतलब कि अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है बट you can't express them in front of anybody, then it is of no use, because you can't express what you are thinking about, right? So language is also a factor of cognitive development. Next is curious questions. Your curious questions tell the other persons that you are thinking creatively, you are thinking different to the other students. Okay, so it also shows your cognitive development. Next is memory, that how long you can remember the things, right? Next is imagination, means whenever the concept is taught to you, at that time you are imagining something, means you are linking the concept with the other concept. It means you have a cognitive development, you have intellectual development. Okay, so next is thoughts, that you are thinking about the concept is taught to you, and you are thinking about how can you relate this thing with another things, right? So you are linking the things to each other whenever it is required. Next is problem solving, that whenever the problem is given to you, you are trying to solve that problem. It is possible only with your mental ability. Next is attention, how attentively you are responding to the questions asked to you or the concept taught to you. Okay, next is sensory development, that your senses are active while the concept is clear to you. Whenever anything is in front of you, that times if your senses are totally developed, only then you can react immediately, राइट? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि जहाँ पर आपका दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर आपको मेंटली सोचना पड़ता है, आप कितने टाइम तक पहले की हुई याद की हुई चीज़ आप अभी करंट में उसको अगर यूज़ करते हो, इट मीन्स कि आप अपने मेंटल एबिलिटी को यूज़ कर पा रही हो। परसेप्शन, कि आप परसेप्शन लगा लेते हो कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हम इस तरह से करके भी कर सकते हैं। अब जैसे कि जो ये इंजीनियर्स होते हैं या कोई प्लॉट की जो डिज़ाइनिंग बनाते हैं, उनको आप एक स्पेस दिखा देते हो कि हमारे पास इतनी स्पेस है, तो वो क्या करते हैं, परसेप्शन लगाते हैं कि यहाँ पर ये बेडरूम सही रहेगा, यहाँ पे एंट्री सही रहेगी, यहाँ पे क्लोजिंग सही रहेगी, यहाँ पे गार्डन अच्छा रहेगा। तो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं और इसको एक व्यू का फॉर्म दे देते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, दैट हाउ फ्रैंकली यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, how attentively you are reacting to the observations, or how you can use them. Okay, मतलब जहाँ पे आपका दिमाग का यूज़ होता है, that is a cognitive development. Affective development, कि आपने जो चीज़ सीखी है उसका आपके ऊपर आप कितना प्रभाव पड़ने दे रहे हो, how much the thing is affecting you emotionally, socially or culturally. So, abilities, capacities and skills related to emotional behavior are included in affective development. Important aspects of affective development are stress tolerance, and how you are tolerating your stress, right? How you are feeling, how you let you feel distress. Next is copying behavior, that the one student is doing something and you are starting to do just like that way, means you are copying that student, and after 5 to 10 minutes another student comes and sit with you and he does something, then you are immediately starting to copy his or her work, right? It means your copying behavior is that the activity of other students is affecting you,
and you are doing that thing. If you are doing that thing, it means it affects you. If you are not doing, it means it is just like you are seeing and etc. Okay, but if you will start to do that thing, it means it is you are affected by that thing. Next is drives, needs and motives. See, every individual has a separate aims, goals. Okay, and they maybe two individuals will have the same goal, but the way how will they achieve that goal will be different. Okay, so if you leave your goal or your way of doing work and copying the others, that means it affects you. Okay, so next is belief, opinion, interest and attitude, that you are following the same interest that your family members were doing. It means it is affecting you. नेक्स्ट इज अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन. देखिए इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है कि वैल्यूज, मोटिवेशन, कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हो, किस चीज़ से आप अपने आप को अफेक्ट करने से रोक सकते हो या अफेक्ट करने दे रहे हो. एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स एंड फीलिंग्स, ऑल दिस कम्स अंडर द अफेक्टिव डोमेन. एंड सिंथेसिस, रिकरेक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ऑल दिस कम्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेयर द वर्क ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नीडेड. ओके, दैट इज कम्स इन द कॉग्निटिव डोमेन. नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लाइज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि फिजिकली आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हो. परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स एंड एक्टिविटीज टू अचीव द गोल्स एंड एस्पिरेशंस आर नॉन एज कॉग्निटिव एबिलिटी, कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, जो अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे हो, दैट कम्स अंडर द कॉग्निटिव एबिलिटी. अब अगर हम एक बार कंपैरिजन करके देखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया जहाँ पर कि आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, आप इंटेलेक्चुअल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आप पहले की मेमोरी को यूज़ करके नई चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हो. ठीक है, दैट इज संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव एबिलिटी. एंड अफेक्टिव एबिलिटी, कि आपने कोई चीज़ देखी और उसका आपके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कि आप फिजिकली उन चीज़ों को कर रहे हो, आप फिजिकली परफॉर्म कर रहे हो किसी भी काम को पूरा करने के लिए. ठीक है, आई थिंक दिस 3 कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू नाउ. यह एक एग्जांपल है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव में आप एक ही चीज़ को किस तरह से कोरिलेट कर सकते हो. जैसे कि कॉग्निटिव में थॉट आया, अफेक्टिव में इमोशंस एंड कॉग्निटिव में वॉलिडेशंस. ठीक है, तो जैसे आप इस चीज़ को देख सकते हैं. अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, जो कि आपको एग्जाम है, रोल ऑफ होम इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब देखिए इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक होम है, वहाँ पे बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है होम, क्योंकि वहाँ पे वो अपने ही डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स को देखता है, उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है, उनकी चीज़ों को फॉलो करता है, उनके वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डूइंग वर्क, दे चाइल्ड ऑल फॉलोज दैट. ओके, तो वहाँ पे बच्चे का सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. इन वर्ड्स ऑफ बॉलैंड, फैमिली इज अ ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड. ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, रोल ऑफ होम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव की वन लाइन लिख दीजिए कि वो होता क्या है, होम क्या होता है, फिर उसके रोल को स्टार्ट कीजिए. ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सनैलिटीज, ईच ऑफ विच हैज़ अ डेफिनेट रोल एंड स्टेटस. एज आई टोल्ड यू, द चाइल्ड सीज द डिफरेंट एज ग्रुप मेंबर्स ऑफ इन द फैमिली एंड आल्सो देयर वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डूइंग वर्क इज डिफरेंट. ओके, so it is a group of interacting personalities, each of which has a definite role and status. Next is in Indian literature, mother is regarded as the first teacher of a man, because a child follows a man, mama also, right? Pestalozzi remarked, home is the center of love and affection, is the best place for education and the first school of the child. This is according to the some writers. नाउ फैक्टर्स ऑफ होम विच अफेक्ट्स. अब देखिए अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं होम के अंदर जो कि बच्चे की कॉग्निटिव, फिजिकल और अफेक्टिव जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली. देखिए अगर फैमिली की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, मतलब कि सोसाइटी में उनका रुतबा अच्छा होगा, इकोनॉमिकली उनके पास पैसा बहुत अच्छा होगा, तो उस फैमिली की जो कंडीशन होगी वो अच्छी होगी. मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, उनका वे ऑफ ईटिंग हैबिट्स अच्छा होगा, उनका न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अच्छी होंगी. तो इन चीज़ों से क्या होगा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, बिकॉज जो वो अच्छी चीज़ें देख रहा है, उसका इन्वायरमेंट हर तरफ अच्छा है, तो वो अच्छी चीज़ों को ही देखेगा और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा. राइट, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द फैमिली, की जो भी फैमिली जो कस्टम्स को फॉलो करती आ रही है, बच्चा भी उन्हीं को फॉलो करेगा. ठीक है, हेल्दी एंड अनहेल्दी होम इन्वायरमेंट, कि अगर घर के अंदर का इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो देन इवनली बच्चा विल आल्सो सी द सेम थिंग. राइट,
नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिलेशंस अमंग पेरेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ फैमिलीज, कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स घर में तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हैं बट आपस में जब बैठते हो जाए तो लड़ते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज बच्चे के ऊपर सबका इम्पैक्ट पड़ता है कि किस तरह से घर के मेंबर घर के बाहर रिएक्ट करते हैं और घर के अंदर रिएक्ट करते हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड और ब्रोकन होम्स। ऑर्गेनाइज एंड ब्रोकन होम्स मतलब कि जैसे कि किसी का माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका है, फिर बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो इस तरह से, या किसी के पेरेंट्स सेपरेट रहते हैं, तो उन चीज़ों का बच्चे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो उनके दूसरे करेक्टर्स हैं, लाइक ब्रदर हैं, सिस्टर है, कज़न ब्रदर है, जो ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं, चाचा चाची हैं, ताया ताई हैं, या ब्रदर से कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो उनका आपस में क्या रिलेशन, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, उसका भी इस चीज़ में फ़र्क पड़ता है। साइज ऑफ द फैमिली, ऑर्डर ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, कि अब देखिए एक बच्चा है जो 5 साल का है और सेकेंड बेबी जो है वो 10 ईयर्स का है, मतलब कि उनके बीच में 5 ईयर्स का गैप है, तो वो क्या होता है कि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है, ठीक है, वो समझने लग जाते हैं कि भाई ये इसकी नेचुरल आदत है, अपने आप सही हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा आफ्टर द टाइम। बट अब जिनके बीच में टाइम ही कम होगा, जैसे कि एक बच्चा 5 ईयर का है और एक बच्चा 4 ईयर का है, तो उनके बीच में जो एज ग्रुप है वो बहुत ही कम है, तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होती है। उनके बीच में क्या भावना होती है कि इसे मिल गया, मुझे नहीं मिला। वो 1 साल के गैप को नहीं समझेगा कि 1 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है। अब जो 1 साल का बच्चा है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, 2 साल का बच्चा नहीं कर रहा है, तो वो कंपैरिजन थोड़ा ना करेगा कि उसे दे दिया, मुझे नहीं दे दिया। तो इससे ऑर्डर ऑफ बर्थ है जो उससे भी बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टुवर्ड्स द चाइल्ड, कि दूसरे पेरेंट्स बच्चों को कैसे देखते हैं, कि जैसे अगर लड़की है तो उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो इसको भी अच्छे स्कूल में मत पढ़ाओ, इसको बाहर मत जाने दो, इसको घर के काम ज़्यादा सिखाओ, बाहर के कम करवाओ। तो इस तरह से जो मेंबर्स का आपस में आपस में एक दूसरे बच्चे को देखते हैं, उसका भी बच्चे के डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज पेरेंटल फेवरेटिज्म, वही जो आपने बताया कि पेरेंट्स के फेवरेट होता है ना, कि जो पहला बच्चा होता है वो सबका फेवरेट होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, डजंट मैटर। या घर में बहुत सारे लड़के होते हैं और एक लड़की होगी तो वो सबकी फेवरेट हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक एबिलिटीज़। प्रेजेंस ऑफ स्टेप पेरेंट्स की, अगर डाइवोर्सी हैं या पेरेंट में से यानी कोई भी एक पर्सन जैसे कि मेल या फीमेल, तो जो दूसरा जेंडर है वो उस बच्चे से कैसे रिएक्ट करता है, तो उस चीज़ का भी बच्चे के विकास पे फ़र्क पड़ता है। एजुकेशन लेवल, occupation, aspiration of family members and their interest in development of personality of the child। अब जितना बच्चे को एजुकेशन लेवल हाई मिलेगा, उनके पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल हाई होगा, ऑक्यूपेशन होगा, तो उस तरह से वो बच्चे को भी एस्पिरेशन मिलती है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब का बच्चे के होम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि बच्चा सबसे पहले चलना सीखता है, रिएक्शन देना सीखता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, ठीक है, और किस तरह से किसी से बिहेव करना है, किसके सामने कैसे रिएक्ट करना है, तो ये सब चीज़ें बच्चा घर में ही सीखता है। सडन चेंजेस इन द फैमिली लाइक नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, अब जैसे जहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, बच्चा अकेला रह जाता है, तो उससे कि उसको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ता है, तो इन चीज़ों का भी बच्चे के विकास पे फ़र्क पड़ता है। रोल ऑफ फैमिली इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स फैमिली एक्सर्ट्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज के, अगर डॉक्टर है पेरेंट्स तो बच्चे को भी वो उसी लाइन में रखेंगे। एजुकेशन की उनकी रीडिंग हैबिट उनकी होगी ही, बिकॉज एज अ डॉक्टर उनको बहुत सी चीज़ों की थ्योरी करनी पड़ती है, कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज आए उनको पढ़ना पड़ता है, तो बच्चा भी वैसे ही रीडिंग हैबिट में पढ़ जाता है। और लैंग्वेज, जैसे कि घर में जो भी लैंग्वेज बोलते होंगे बच्चा भी वही सीखेगा। क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को सीखने के लिए उसको क्यूरियोसिटी रहेगी। मेमोरी का मतलब है कि बच्चा कितनी देर तक याद रख पाता है, ठीक है, एक्टिविटीज़ के थ्रू पेरेंट्स को याद करवाना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे, ठीक है। तो इन सब का इमेजिनेशन की, किस तरह से बच्चा इमेजिनेट कर पाता है चीज़ों को। थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, सेंसरी इक्विपमेंट, ऑब्जर्वेशन, ability to make decisions. If the child will see in home how quick his or her parents are taking decisions, grandparents are taking decisions, at that same way child also start to learn. Okay, so these all are the points which the students see in the home and try to do. Okay, so it helps in the cognitive development of the child. Like capacity for intellectual communication, if their language will be lenient and they will speak the same language at home and in profession also, and then obviously their communication level will be very good.
Okay, so creativity, congenial home environment, that is environment of peace, love, mutual understanding and respect for each other of the family, that all family members of all family members are respecting to each other. So the child will also learn to give respect to each other. Okay, so next is the role of home in affective development. Child's affective development is influenced by affective development of parents and other family members. Home is regarded as a basis of affective development. The lifestyle, emotional maturity, sympathetic. देखिए affective development में क्या था कि बच्चा जो देखता है उसको करना शुरू कर देता है, इट मीन्स कि वो अफेक्ट हो रहा है. अब जैसे उसके आगे घर के मेंबर्स रहेंगे, जिस तरह से रहेंगे वो भी बच्चा वैसे ही करने लगेगा, बिकॉज घर में वो सारा दिन रहता है ना. जो चीज़ वो देखता है वो आज नहीं तो कल वो करेगा ही करेगा. अब चाहे तो वो स्मोकिंग की हैबिट हो, ड्रिंकिंग की हैबिट हो, या फिर वो कोई अच्छी आदतें हों. अब वो डिपेंड करता है ना कि घर के मेंबर्स के ऊपर कि वो बच्चों को सिखाने के लिए अपनी कुछ आदतों को छोड़ भी देते हैं, कुछ चेंज भी करते हैं. तो इस चीज़ से बच्चों के डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है. पेरेंट्स शुड डिस्करेज द फॉलोइंग डिस्चार्ज द फॉलोइंग फंक्शंस लाइक एडिक्वेट अटेंशन, कि उनको अटेंशन देनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा टेंशन दे दी तो बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो हाइपर होने लग जाएगा कि अरे बस करूँ ना, मुझे नहीं खाना. उसको बार बार कहोगे खा ले खा ले खा ले, तो क्या कहेगा बच्चा, अरे मैं खा लूँगा ना जब वो होगी तो, है ना. तो उसको एडिक्वेट अटेंशन, कि जितनी की ज़रूरत है उतनी ही अटेंशन दी जाए, इग्नोर नहीं किया जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल, कि उसको किस तरह से किस चीज़ पे रिएक्ट करना है उसको टाइम दिया जाए उस चीज़ को समझने के लिए. नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम, कि उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए उसको हिंट दिए जाएं ताकि वो खुद उन हिंट्स को लेकर उनको सॉल्व करे. नेक्स्ट इज गुड एजुकेशन, गुड मॉडल. दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच अफेक्ट्स द अफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. नेक्स्ट इज रोल ऑफ होम इन कोनेटिव डेवलपमेंट. For adequate cognitive development and adjustment, the child needs satisfaction of his basic needs. Basic needs like food, home, shelter. ठीक है. अगर उसको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान देगा, ना कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए. ठीक है. इट significantly influences his behavior, character, personality and adjustment. The child develops good character, positive behavior and art of making adjustment while living in healthy, peaceful and congenial family environment. कि अगर उसका environment अच्छा होगा then definitely his behavior will be positive. He or she will take all the things in a positive behavior. Even if it is negative then they will try to think positively. Okay, because your character is now positive na, that's why. नेक्स्ट, सो ये था मेरा सेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू.